किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना वाहल टंडन। स्वस्थ किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हर हफ्ते हम आपके लिए कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जो कि काफी गंभीर भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्रेरणादायक भी हमारे लिए बनते हैं। अपने आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प विषय आज अपने कार्यक्रम में लेकर आए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हमारे घर में एक छोटा नन्हा बच्चा, नवजात शिशु आता है तो घर में जो किलकारियां हैं वो गूंजने लगती हैं। घर के अंदर खुशियों की लहर दौड़ जाती है। लेकिन उसी खुशी की लहर में हम बच्चे की छोटी छोटी हरकतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, या कहें कि बच्चों की जो छोटी छोटी हरकतें होती हैं उनको थोड़ा बहुत समझना बंद कर देते हैं। हमें लगता है कि बच्चा हंस बोल रहा है तो वो ठीक है, लेकिन इसे जो है वो शिक्षा की कमी भी कहा जा सकता है, और ये भी कहा जा सकता है कि हम कहीं ना कहीं बच्चे को थोड़ा बहुत निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो एक मानसिक, जिसको हम कहें विकार कहा जा सकता है, जिसको कहा जाता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जी हाँ, ये कोई डिसऑर्डर है और इसको हम जो है कोई मानसिक रोग नहीं मानते हैं, लेकिन ये एक विकार है जो कि हमारे न्यूरो डेवलपमेंट के अंदर बहुत सी जो है वो परेशानियां खड़ी कर सकता है। आपको हम ये बता दें कि बच्चों के अंदर ये जो विकार है वो लगभग 3 साल की उम्र से शुरू होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चे के हर महीने के माइलस्टोन्स हमारे डॉक्टर्स जो हैं, विशेषज्ञ जो हैं, वो भी बताते हैं कि बच्चा कौन से महीने में हंसता है, कौन से महीने में थोड़ा बहुत जो है वो बोलना शुरू करता है, क्या वो आपसे आंखें मिला पा रहा है या नहीं, या फिर वो आपके बच्चा अपने नाम को रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। नहीं, ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पर ध्यान देना बेहद ही ज़रूरी है। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो कि आज के समय में इस समस्या से, इस डिसऑर्डर से जो उनके बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं है उससे जूझ भी रहे हैं और उसका इलाज भी तलाश रहे हैं। लेकिन कुछ नए पेरेंट्स हैं, नए माँ बाप भी जो है वो बने हैं, उनको इसके बारे में जानना बेहद ही ज़रूरी है। आपको बता दें कि इन बच्चों के अंदर एक अलग तरह की क्षमता भी होती है। वो भले ही आपकी बात को रिस्पॉन्ड ना कर पाएँ, लेकिन ऊपर वाले की तरफ से उनको कुछ बहुत ही अच्छे गुण भी दिए जाते हैं। ये तमाम बातों को आज हम समझेंगे। तो आपको बता दें हमारे आज के लाइव फोन इन कार्यक्रम का क्या विषय है। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है बच्चों के मस्तिष्क में होने वाला विकार, ऑटिज्म एक चुनौती। अगर इस विषय से संबंधित आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर हमें फ़ोन कर सकते हैं, जो कि हैं 1800113060, 1800113061, swasthkisanlive@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। इसके ज़रिए भी आप अपने प्रश्न हम तक जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो आपको एक बार ईमेल आईडी फिर से बता दें, swasthkisanlive@gmail.com। तो अगर आप इस विषय को विस्तार से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपके मन में कोई भी प्रश्न है, उससे संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप बेहिचक या तो हमें फ़ोन कीजिए या फिर आप हमारे ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क जो है वो साध सकते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर शेफाली गुलाटी। आप एम्स दिल्ली में चीफ चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हैं और आपने बच्चों के मस्तिष्क में के विकास में बाधा डालने वाले विकार पर काफ़ी जो है वो लंबा काम भी किया है। आपसे हम समझेंगे कि क्या व्यवहार मैनेजमेंट और विशेष शिक्षा से ऑटिज्म को संभाला जा सकता है। तो मेरे वहीं दूसरी ओर मौजूद हैं डॉक्टर गगन हंस। आप एम्स के मनोरोग विभाग के अतिरिक्त प्रोफेसर हैं, जिनसे हम समझेंगे कि माता पिता का इस बीमारी के अंदर क्या रोल होता है। इसके ऊपर हम जो है वो बातचीत करें उससे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट।
किसी भी परिवार में बच्चे का जन्म लेना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। मासूम बच्चे की प्यारी सी मुस्कान और तुतलाती जुबान में सिमट जाती है पूरी दुनिया जहान। जब मासूम की हर हरकत आपका दिल मोह लेती है ना? बच्चे के प्यार में हम कुछ इस कदर खो जाते हैं कि उसकी छोटी छोटी हरकतें भी हमें प्यारी लगने लगती है। इसलिए तो हम उसे नजरअंदाज भी करते रहते हैं। लेकिन कुछ हरकतें ऐसी भी होती है जो न्यूरो डेवलपमेंट की श्रेणी में आती है। ऐसी ही एक बीमारी है ऑटिज्म की। ऑटिज्म यानी स्वलीनता। इसका मतलब ही है अपने आप में ही लीन रहना। यह एक दिमागी रोग है। बच्चों में पाई जाने वाली ये बीमारी दिमाग के विकास के दौरान पैदा होने वाली गड़बड़ी से होती है। इस बीमारी से ग्रस्त रोगियों का शारीरिक विकास तो होता है, लेकिन मानसिक विकास धीमा हो जाता है। यही कारण है कि ऐसे बच्चे अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं और हर किसी से खुल नहीं पाते। देखिए इन बच्चों को। मन से परेशान ये बच्चे अपनी ही दुनिया में किस तरह खोए हुए हैं। इनके पास सुनने के लिए कान तो है और देखने के लिए आंखें भी ठीक है, फिर भी हैं बेखबर। स्वलीनता एक तंत्रिका संबंधी बीमारी है जो मस्तिष्क के सामान्य विकास को बाधित करती है। इसमें संचार, सामाजिक गतिविधियां और व्यवहार पर असर पड़ता है। इसके लक्षण अलग अलग बच्चों में अलग अलग हो सकते हैं और उम्र बढ़ने के साथ उनमें बदलाव भी हो सकते हैं। क्या नाम है? ऑटिज्म की बीमारी से पीड़ित बच्चा एक ही काम को बार बार दोहराता है, खुद में खोया खोया सा रहता है। वह किसी भी बात का जवाब नहीं देता या फिर सुनकर अनसुना कर देता है। हेलो हेलो। आंखों में आंखें डालकर बात करने से घबराता है। देखिए इस बच्ची को। पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? अपना नाम नहीं बताकर शब्दशः वही दोहरा रही है जो इससे पूछा जा रहा है। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? क्या नाम है बेटा? मेरा नाम क्या है? ऑटिस्टिक बच्चे सामाजिक गतिविधियों के प्रति उदासीन होते हैं। लोगों की ओर न देखते हैं न मुस्कुराते हैं और अपना नाम पुकारे जाने पर भी सामान्यतः कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। ऐसे बच्चे आसानी से नाराज हो जाते हैं। वे कोई काल्पनिक खेल नहीं खेल पाते, बल्कि खिलौनों को सूंघने या चाटने लग जाते हैं। वह बोलते बोलते अचानक ही बोलना बंद कर देते हैं और अजीब अजीब आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं। यदि वजहों की बात करें तो दिमाग के रसायनों में असमानता, गर्भ में बच्चे का सही विकास न हो पाना और कई बार आनुवांशिकता भी इस बीमारी की वजह बन जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार ऑटिज्म के 95% कारण दिमागी संरचना में गड़बड़ी नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंदरूनी रसायनों में असंतुलन का होना है। बता दें कि जिन बच्चों में ये रोग होता है उसका विकास दूसरे बच्चों की तुलना में असामान्य होता है। इस रोग से पीड़ित बच्चों का विकास तुलनात्मक रूप से धीरे होता है। साधारण बच्चा जब 6 माह का होता है तब से ही वह अपनी माँ को पहचानने लगता है, उसके हाव भावों के प्रति प्रतिक्रिया दर्शाता है। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चा ऐसा नहीं कर पाता। सामान्य बच्चे बोले गए शब्दों को सुनकर धीरे धीरे बोलना सीख जाते हैं, परंतु ऑटिस्टिक बच्चे या तो बोल नहीं पाते या अजीब अजीब आवाजें निकालने लगते हैं। सामान्य बच्चे पारिवारिक लोगों से मिलने पर मुस्कुराते हैं, पर ऑटिस्टिक बच्चे न तो कोई प्रतिक्रिया देते हैं और न ही किसी के आने या जाने से परेशान होते हैं। ये अपनी ही दिक्कतों के प्रति कोई क्रिया नहीं करते और उससे बचने की कोशिश भी नहीं करते। कभी कभी इन बच्चों में हाइपर एक्टिविटी भी दिखाई देती है। आज ऑटिस्टिक मेडिकल साइंस के लिए एक चुनौती है, क्योंकि अभी तक इसका कोई पक्का इलाज नहीं हो पाया है। हालांकि इस बीमारी में बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। कहाँ डालूं? बताओ कहाँ डालना है? यहाँ, वेरी गुड। जरूरतों के आधार पर बिहेवियर,
स्पीच अथवा एजुकेशनल थेरेपी भी दी जाती है। इनके लिए काफी सारे प्रोग्राम होते हैं जिससे कि उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। आंकड़े बताते हैं कि 2016 तक भारत में 10 करोड़ से अधिक व्यक्ति इस विकार से प्रभावित हैं और डिसएबिलिटी की पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि भी हुई है। रोग नियंत्रण और रोकथाम CDC के मुताबिक आज प्रत्येक 88 बच्चों में से एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। ज्यादातर माता पिता अपने बच्चे की ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाते और वे बच्चे की अनदेखी करने लगते हैं। बता दें कि ऑटिज्म के रोगियों का जीवन काफी चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए इनकी बोलती हुई खामोशी को जरूरत होती है प्यार की, दुलार की और ऐसे लोगों के साथ की जो उन्हें समझ सके और इन स्थिति से बाहर निकालने में उनकी मदद कर सके। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो अभी आपने देखी हमारी एक बहुत ही संवेदनशील रिपोर्ट, और जैसे कि हम सभी इस वक्त बात भी कर रहे हैं, आपने रिपोर्ट के जरिए भी जाना कि आज हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के संबंध में जो है वो जानकारियां हासिल करेंगे। डॉक्टर शेफाली, सबसे पहले जो है वो आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप बहुत ही लंबे समय से इस डिसऑर्डर पर काम भी कर रही हैं। तो ये आज के समय में कितनी बड़ी समस्या जो है वो देखी जा सकती है, जैसे कि हमने रिपोर्ट में भी देखा। तो क्या ये जब एक महिला गर्भवती होती है और जब उसको बच्चे के लिए ब्रेन डेवलपमेंट की मेडिसिन्स दी जाती हैं, क्या तभी से ये समस्या शुरू हो जाती है या कब जाकर पता चलता है कि एक बच्चे को ऑटिज्म डिसऑर्डर है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल अवस्था है जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि सोशल इंटरेक्शन, जो सामाजिक हाव भाव है, उसमें गुणात्मक हानि होती है और कम्युनिकेशन, संचार में भी प्रॉब्लम होती है। और उनमें कई बार दोहरावनीय व्यवहार होते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट होते हैं, कोई रुचि होती है जो फिक्स्ड होती है। और ये सारी जो कंडीशन है, ये अभी जो कंडीशन का जो प्रेवलेंस है पूरे वर्ल्ड में, संसार में बढ़ता ही जा रहा है। और वो सिर्फ जागरूकता के बढ़ने की वजह से नहीं है, वैसे ही वो बढ़ता जा रहा है, जिसका कारण बहुत सारे हैं, इसीलिए कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन नंबर बढ़ रहे हैं। जो करंट है CDC USA का फिगर वो 1 in 36 है। और हमारा जो हिंदुस्तान का हमने जो डेटा दिया था, हमने 2011 में डेटा कलेक्ट किया था, उसमें 1 in 89 था। तो 2011 और अभी में 13 साल है। और ये है जो इसके जो कारण है, ये कुछ अनुवांशिक होते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल होते हैं और जो हमारे आसपास में होते हैं, और जो कुछ इन्वायरमेंट में जो हमारे सराउंडिंग्स के अंदर जो कुछ कारण होते हैं, जिससे जो जीन्स हैं उसका इफेक्ट हो सकता है मैनिफेस्ट, उसके जीन के एक्सप्रेशन को, जो हमारे को जेनेटिकली अनुवांशिक मिला है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन में जो हमारे आसपास चीज़ें हैं उसकी वजह से इफेक्ट होता है। तो इसलिए इसका जो प्रेवलेंस है वो बढ़ रहा है। और इसका कुछ कारण जो अनुवांशिक होते हैं वो भी गर्भवती महिला के अंदर हो सकते हैं, लेकिन पता पहले नहीं चलता है क्योंकि क्लियर कट कोई जेनेटिक पैनल नहीं है जिसकी वजह से हो सकता है। लेकिन एयर पोल्यूशन का जो एक्सपोजर गर्भवती महिला को हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर हो रहा है, कुछ दवाइयाँ जो ले रहे हैं वो मदर, उसकी वजह से कुछ हो सकता है, ऑटिज्म का लक्षण बच्चे में उसके वजह से हो सकता है। जी बिल्कुल, आपसे हम इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेंगे। और यहाँ पर मैं रुक करना चाहूँगी डॉक्टर गगन का। डॉक्टर गगन, क्योंकि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो उसका सबसे पहला जो अटैचमेंट रहता है वो अपनी माँ के साथ रहता है। माँ और पिता उसके जीवन में एक बहुत ही बड़ा रोल जो है वो अदा करते हैं। तो सबसे पहले तो माँ और पिता को ही जो है वो इसकी पहचान करनी आनी चाहिए। तो आप क्या बताएंगे कि कौन से पहले ऐसे लक्षण होते हैं जो कि माँ बाप को समझने बहुत ज़रूरी हैं बच्चे के शुरुआती माइलस्टोनिंग जो एज होती है उसके अंदर? देखिए, शुरुआत में इसके लक्षण जो हैं वो एज अर्ली एज 2 साल के बच्चे के अंदर 1 से 2 साल के भीतर माँ बाप पहचानना शुरू कर देते हैं, जिसमें कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कि बच्चा नज़र नहीं मिलाता है, या फिर बात करने में जो है वो उसकी वर्ड्स की जो डेवलपमेंट है जो प्रॉपरली होनी चाहिए एक बच्चे में वो नहीं हो रही है, या इसके अलावा वो किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, वो एक ही तरह के व्यवहार को बार बार रिपीट करता जा रहा है। तो इस तरह के कुछ लक्षण होते हैं जिससे माता पिता को कुछ संदेह होना 1 से 2 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। पर ये भी इस चीज़ पे निर्भर करता है कि बच्चे में जो ऑटिज़म है उसकी सिवेरिटी कितनी है। अगर तो सिवेरिटी कम है
तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये काफ़ी आगे 1 या 2 या 3 साल आगे जाके डायग्नोज हो पाए, या फिर अगर सिवेरिटी बहुत ज़्यादा है तो इसको हम एज अर्ली एज 2 साल के बच्चे के अंदर अंदर जो है डायग्नोज कर सकते हैं। माता पिता का संदेह शुरू में ही ऐसा हो जाता है, और अगर उनको ऐसा संदेह होता है तो उनको बिल्कुल नियमित समय पे एक मेडिकल प्रोफेशनल्स की हेल्प लेनी चाहिए, ताकि इसको जल्दी से जल्दी जो है इसकी पहचान की जा सके, क्योंकि जितनी जल्दी पहचान होगी उतनी अच्छी तरह से इसका जो है ट्रीटमेंट समय पे जो है हम शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप बेहिचक हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे पहले कॉलर बलवीर सिंह जी हरियाणा से फ़ोन लाइन पर मौजूद है, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो बलवीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे आप? बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही। सवाल दोहराइए। हेलो जी 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 बताएं। बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही, जो उसकी उम्र के बच्चे लंबे हो रहे वो इतने छोटे हैं। ठीक है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, लंबाई नहीं बढ़ रही है, आप ये जानना चाहते हैं। कितना बड़ा बच्चा है आपका? 7 साल का है, 8 का जी। 8 साल का है? हाँ जी। और हाइट कितनी है उसकी? हाइट दूसरे बच्चों से कोई 6 इंच कम है। ठीक है, डॉक्टर गगन आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं हाइट ना बढ़ने के या ग्रोथ ना होने के। इसका अगर तो आपको एज जैसे शुरुआत में अगर माता पिता को इस चीज़ का संदेह हो रहा है कि बच्चा जो है ठीक प्रकार से उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसके कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन से लेके कोई डिजीज़ से लेके कोई और भी कई सारे एनवायरमेंटल कारण हो सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को एक मेडिकल प्रोफेशनल के पास लेके जाइए, ताकि इस कारण का पहले डायग्नोसिस हो पाए और उसके बाद ही इसके जो है निवारण के बारे में जो है ट्रीटमेंट जो है वो लिया जा सकता है। बिल्कुल, तो अगर आपके मन में ऑटिज्म से संबंधित कोई प्रश्न है, अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, अगर आपका बच्चा छोटा है या फिर 2 साल की उम्र या 3 साल की उम्र के अंदर अंदर है, अभी तक उसने ठीक से बोलना शुरू नहीं किया है, या फिर पहचान नहीं करता है, या फिर अपने हाथों को लगातार जो है वो फड़काता रहता है, या कोई भी एक जेस्चर जो है उसे रिपीट करता रहता है, अगर कोई ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, अपने नाम को जो है वो नहीं सुनता है, जब आप उससे बात करते हैं तो वो अपनी ही दुनिया में खोए रहता है, अगर कोई ऐसे लक्षण आपको अपने बच्चे में दिखाई देते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि है 1800113060 और 61। ईमेल के जरिए भी आप अपने प्रश्न हम तक भेज सकते हैं। डॉक्टर शेफाली, आपके एम्स की रिसर्च बताती है कि 90% जो ऑटिस्टिक चाइल्ड आते हैं आपके यहाँ पर, उनको जो है वो मेंटल रिटार्डेशन के अंडर जो है वो डाला जाता है, लेकिन जो 80% बच्चे हैं उनके अंदर सोशल स्किल्स का अभाव बताया जाता है। क्या बताएंगे इसके बारे में? एक तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो हमने अनुसंधान किया है और देख रहे हैं, तो आजकल हम पहले साल के अंदर भी बच्चे को ऑटिज्म सस्पेक्ट कर सकते हैं। ये मैं एक ऐड ऑन करना चाह रही हूँ, और हमने टूल भी बनाया है जो 1 महीने से लेकर 18 महीने के बच्चों में हम सस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर 6 महीने के बच्चे को आप बुलाते हैं और उसकी सुनवाई ठीक है, लेकिन वो नहीं सुन रहा अपना नाम, या 1 साल का बच्चा बड़बड़ाना शुरू नहीं किया है, या टाटा बाय बाय नहीं कर रहा है, या 16 महीने का बच्चा एक शब्द नहीं बोल रहा है मीनिंगफुल, और 24 महीने का बच्चा 2 शब्द विद मीनिंग नहीं बोल रहा है, तो ये सब चीज़ें, या कोई शब्दावली आके चली गई है, तो वो रेड फ्लैग होते हैं। तो आजकल हम पहले साल में भी सस्पेक्ट कर सकते हैं। अभी पिछले हफ्ते ही हमने एक 8.5 महीने बच्चे में सस्पेक्ट किया, क्योंकि माँ बाप जागरूक थे, उन्होंने बुलाया, उनकी रिपीटेड मूवमेंट्स हो रही थी कुछ। और दूसरी बात आप जो ये है कि अनुसंधान के अंदर जो देखा गया है, इनके अंदर बहुत सारी एसोसिएटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। हमने 1874 बच्चों का अपना डेटा एनालाइज किया, तो 80% बच्चों में कोई ना कोई और कोमॉर्बिडिटीज़ हो सकती हैं, जिसके अंदर सबसे कॉमन था चंचलता, और उसके बाद था मानसिक रोग से समझ आना, मानसिक रूप से थोड़ा समझ आना। हमें ये ध्यान रखना है कि ऑटिज्म का मतलब उसकी उसकी वो स्वालीनता है, उसमें इश्यूज़ हैं कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन के, लेकिन उसमें मंदबुद्धि नहीं है। लेकिन कई बच्चों में उसकी क्षमता, मानसिक क्षमता कम होती है, साथ में कुछ का अंदर सोने की प्रॉब्लम होती है। जब सुलाते हैं बच्चे को, उतना टाइम ज़्यादा लेते हैं सोने के लिए। कुछ उनको कईयों को डाइट की प्रॉब्लम होती है, कुछ में कुछ पर्टिकुलर टाइप का खाना है, कईयों को
पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई कॉन्स्टिपेशन है, कई लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं हर चीज़ में, कईयों को और कुछ ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें एसोसिएटेड इनमें हो सकती हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी हम कभी सस्पेक्ट करते हैं, जो मैंने आपको रेड फ्लैग्स बताए, तो एक पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास पहले जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स यही बोलते हैं कि माँ बाप देर से बोले थे या माँ बाप बहुत शाई थे, वो भी खुद ज़्यादा मिलते नहीं थे, जब स्कूल जाएगा तो अपने आप घुल मिल जाएगा। तो आप इग्नोर नहीं करिए, कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आप ज़रूर संपर्क करिए। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर जो हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से। आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। क्या पूछना चाहेंगे आज? नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी से जी। मैं जानना चाहता हूँ, जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, तो इसकी हम पहचान कैसे करेंगे कि ये बच्चे जो है मंद बुद्धि के हैं, कि दिमाग की तौर से कमजोर हैं, कि ये सुनने की क्षमता इनमें नहीं है, कि इनमें जो है विकलांगता की दिक्कत है, कि आंखों की रोशनी में कोई परेशानी, तो ये पहचान हम कैसे करेंगे छोटे बच्चों में? बिल्कुल। डॉक्टर शिफाली क्या बताएंगे इसके बारे में? जब छोटे बच्चे जब हैं, हम देख रहे हैं, हम उनके साथ खेल रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता देखना है कि वो आसपास हम जब उसके मूव करते हैं, उसको टॉयस दिखाते हैं, खिलौने हैं आवाज़ वाले, बत्ती वाले, हम खुद देख रहे हैं, तो विजन हियरिंग का हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो हमारे को फॉलो कर रहा है कि नहीं। फिर वो बच्चा को जब 3 महीने तक अगर हम उसको मुस्कुराते हैं तो वापस में वो रिस्पॉन्स में मुस्कुराएगा। अगर वो नहीं मुस्कुरा रहा है, हो सकता है उसको दिख नहीं रहा है, या हो सकता है और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे ऑटिज्म में भी अल्टीमेटली वो हो सकता है। तो हमारे को जो चीज़ें बाकी लोगों में लगती हैं, इस बच्चों में जब जो आसपास के बाकी बच्चों से पीछे लगता है, तो हमेशा हमारे को डॉक्टर के पास ले जाना है। और ये कहा गया है कि जब भी बच्चे को हम इंजेक्शन लगवाने ले जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए, तो उसके लिए जो हमारा कार्ड बना हुआ है उसमें साथ में ये माइलस्टोन्स बने हुए हैं। माइलस्टोन्स बेसिकली हर डोमेन के होते हैं, चलना या बैठना का होता है, छोटे छोटे हाथ से चीज़ें पकड़ने का होता है, बोली का होता है, और ये सोशलाइजेशन का होता है। ये सारी चीज़ें उन डॉक्टर को चेक करना होता है, तभी हमें पता चलता है कि ये है। तो हमें अलर्ट रहना है कि बाकी बच्चों जो हम फैमिली में हैं आस पड़ोस से, उनसे अगर हमें थोड़ा सा भी हटके लगता है तो हमें डॉक्टर को डेफिनेटली संपर्क करना है, वेट नहीं करते रहना है। बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और इस विषय पर आगे भी जानकारियां जो है वो ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे। देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ के साथ। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, जहां आज हम ऑटिज्म के बारे में जो है वो जानकारियां हासिल कर रहे हैं। ऑटिज्म क्या है, इसके शुरुआती लक्षण क्या है, इसका ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके से हो सकता है, ऐसे बच्चे जो है वो दुनिया में आगे जाकर क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इस दुनिया में अपनी जगह जो है वो बना सकते हैं, तमाम जानकारियां आज हम यहाँ पर डॉक्टर शिफाली और डॉक्टर गगन हंस से जो है वो हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर हंस, अभी आपने बातों बातों में ये बताया था कि जब शुरुआती दौर में अगर इसके लक्षण दिख जाए तो हम इसका ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो इसका शुरुआती ट्रीटमेंट क्या हो सकता है और ये कितना प्रभावी होता है? देखिए, शुरुआती दौर में जब इसका डायग्नोसिस थोड़ा अर्ली हो जाता है या इसकी पहचान जब की जाती है, तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि जैसे कि शुरुआत में ये चीज़ बताई गई कि इन बच्चों में दूसरों के साथ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है, कि मतलब वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, चाहे वर्बली उसको बताना हो या नॉन वर्बली बताना हो, उस चीज़ में वो काफ़ी असक्षम होते हैं। तो इसकी सबसे जो शुरुआती जो ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं, उसको स्टिमुलेशन ऑफ चिल्ड्रन कहते हैं, जिसमें मतलब एक काफ़ी अर्ली स्टेज में साइकोलॉजिस्ट द्वारा ये चीज़ की शुरुआत की जाती है कि बच्चे में ये उसको ट्रेनिंग शुरू से की जाए कि कैसे जो स्टिमुलेशन है उस चीज़ को अर्ली जो है थोड़ा सा किया जाए, ताकि जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती जाए तो वो इस चीज़ को पहचान सके, अपनी जो उसमें कमियां हैं उसके बावजूद वो इस चीज़ की पहचान अपनी ट्रेनिंग से पूरी करे, ताकि उसको दूसरे बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, फैमिली में जो बाकी मेंबर्स हैं उनके साथ
कम्युनिकेट करने में, उनके साथ अपनी जो वो फील कर रहा है उस चीज़ को बताने में मतलब थोड़ा बहुत जो है सहजता हो। स्टिमुलेशन के साथ साथ इन बच्चों में कई और प्रकार की जो है साथ में परेशानियां हो सकती हैं, जैसे जिसमें लैंग्वेज की डेवलपमेंट हो सकती है। तो इसमें लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट होगी, क्योंकि वो अच्छी तरह से विकसित नहीं हो रही है, तो स्पीच थेरेपिस्ट का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके साथ साथ जैसे मैडम ने अभी बताया कि कई बच्चों को चंचलता की बहुत शिकायत होती है, तो चंचलता के लिए हमारे पास कई प्रकार की दवाइयाँ होती हैं जिससे चंचलता को कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको इस चीज़ की समझ नहीं आती है, तो जैसे जैसे बढ़ते हैं तो उनको मानसिक रोग होने की भी जो चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, जिसमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन ऐसी बीमारियां भी शामिल रहती हैं। तो इनका भी समय समय पे निदान करना, क्योंकि जो साथ में और कंडीशंस हैं ये काफ़ी ज़्यादा ट्रीटेबल हैं, इनके लिए हमारे पास दवाइयाँ अवेलेबल हैं। तो इनका अगर हम ऑन टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो हमें जो है बच्चे की डेवलपमेंट में उतनी आसानी रहेगी सही समय पे। जी बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर करणजीत सिंह जी मध्य प्रदेश से मौजूद हैं फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ जी सर जी। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। रंजीत जी अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? सवाल ये है, बच्चा 2 साल 2 महीने का है, तो वो खाना बहुत ही कम खाता, रोटी भी और जैसे कोई जो भी खिचड़ी वगैरह देते हैं, दूध भी कमजोर बहुत है। वजन कितना है बच्चे का? वजन तो और बच्चों की अपेक्षा में एज के हिसाब से तो कम है। फिर भी लगभग 10 किलो 11 किलो। हाँ इतना ही होगा। ठीक है जी। डॉक्टर शिफाली क्या बताना चाहेंगे? ये अभी कुछ बोलते हैं? रंजीत जी आप हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं? नहीं, फोन पर मौजूद नहीं हमारे साथ। तो ये जो आप शारीरिक वाली बात बता रहे हैं, इसमें अगर जो वजन कम वगैरह है, ये कोई भी और प्रॉब्लम में हो सकते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। आज जो चर्चा का विषय ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, उसके अंदर जनरली उनके अंदर जो है चलना वगैरह सब टाइम से होता है, लेकिन उनकी जो बोली है वो देर से आती है, और वो जो दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना वो देर से आता है। तो हमें ये हो सकता है, लेकिन अगर कोई ऑटिज्म का बच्चा भी कमज़ोर हो सकता है कि अगर वो खाना ही नहीं खाना चाहे। पर जो आप बता रहे हैं जैसे, वो ऐसा लगता है कि बच्चे को और कोई परेशानी है जिसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत कारण हो सके हैं। लेकिन ऑटिज्म के अंदर यह है कि हमें ये देखना है कि वो बच्चे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों के साथ मिलजुल के नहीं खेल रहे हैं, दूसरों के बीच में अपने आप ही खेल रहे हैं, और वो अपने में ही खुश रह रहे हैं और अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हैं। और कई बार कुछ पंजों के ऊपर चल जाएंगे, कभी पंजों में सिर्फ चलना है, हाथ वाल हिलाते रहना है, अगर कई लोग मौली को साथ हाथ लगाते रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें के ऑटिज्म के लक्षण है, शारीरिक वाले प्लेन में सिंपल नहीं। जी डॉक्टर शिफाली, अगर हम हाइपर एक्टिविटी की बात करें, ADHD की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो क्या उसको भी एक मानसिक रोग माना जा सकता है, या हम हाइपर एक्टिविटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं देखिए, वो तो कहने के इसके अंदर एक है कि जो अवस्था है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में, बेसिकली तो मुद्दे हमने बताया कि इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन, जो सामाजिक हाव भाव और संचार में इशू है, बोली लेट आ रही है। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि उनके जो है दिमाग की बनावट में, या उसके जो उसमें जो न्यूरॉन्स हैं, उनमें ज्ञानंतु हैं, वो सारी चीज़ों में भी क्लियर नहीं है, वो उनमें प्रॉब्लम है। तो और भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसके अंदर हाइपर एक्टिविटी जो बताया, जिसमें ADHD है या दौरों पड़ना, एपिलेप्सी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो भी जो है वो कंडीशन है जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो हम या तो बेसिकली हर बच्चे को, जो छोटा बच्चा है, तो जैसे आपको डॉक्टर गागर ने बताया, अर्ली स्टिमुलेशन थेरेपी शुरू करते हैं। उसमें कुछ नहीं होता, जो हमारे सारे सेंसेस हैं, देखना, टच करना, सुनना, वो सारी चीज़ों को स्टिमुलेट किया जाता है उसके साथ खेलते हुए। और उसके बाद में जो इंटरवेंशन बताएं, जैसे वेरियस बिहेवियर थेरेपी होती है, AB और बाकी बिहेवियर थेरेपी, स्ट्रक्चर टीचिंग, सेंसरी इंटीग्रेशन, कई लोग साबुन को स्मेल करेंगे, तो ये ना उस सब चीज़ों को डिसेंसिटाइज करना, तो उस सारी चीज़ों का प्लान बना के उनका इंटरवेंशन शुरू करना होता है। और अगर हाइपर एक्टिविटी है तो हम कोशिश करते हैं पहले इंटरवेंशन से ठीक हो, नहीं हो तो जैसे डॉक्टर गागर ने बताया उसके लिए भी दवाइयाँ हैं और उसका हल है।
जी बिल्कुल। डॉक्टर गगन, यहाँ पर मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात जानना चाहूँगी कि जैसे ये जो ऑटिज़म के बच्चे होते हैं, जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, कई बार माता पिता को जब वो बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं तब वहाँ के टीचर्स से जो है वो ये पता चलता है कि आपका बच्चा जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा, इसको एक स्पेशल थेरेपी की जो है वो ज़रूरत है, और उस दौरान जो है वो पेरेंट्स भी काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या हम इसको वर्चुअल ऑटिज़म का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ में भी रहते हैं, वर्किंग भी होते हैं, कई बार जो है वो डे केयर्स में भी छोड़ देते हैं। क्या वहाँ पर मोबाइल, टीवी, जैसे हम सब जानते हैं कि 2 साल की उम्र तक बच्चे को मोबाइल और टीवी से जो है वो दूर रखना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल ज़िंदगी में अगर देखें तो इतनी पॉसिबिलिटी उसकी नहीं हो पाती, तो क्या ये ऑटिज़म जो है वो वर्चुअल ऑटिज़म में भी इसको क्या देखा जा सकता है? देखिए, ऑटिज़म का जो जिस समय ऑटिज़म का पता चलता है, जैसे आपने बताया कि कई बार ये डिपेंड करता है कि ऑटिज़म की सिवेरिटी कितनी है, और अगर सिवेरिटी कम है तो आपने बहुत सही ये चीज़ कही कि बच्चा जब तक स्कूल जाना शुरू नहीं करता तब तक जो माता पिता है उनको संदेह भी नहीं रहता इस चीज़ का कि ऑटिज़म हो सकता है। ये जब दूसरे बच्चों की अपेक्षा क्लास में जो उसका हाव भाव है वो थोड़ा सा उससे वो इंटरेक्शन करने से वैसा नहीं है जैसे बाकी बच्चों का इंटरेक्शन है, तो उस समय ये डिटेक्ट होता है। ये बहुत सही बात है, और टीचर्स का इसमें एक बड़ा मेजर रोल रहता है। और जहाँ तक कि ये बात है कि पेरेंट्स जो हैं, पेरेंट्स के ऊपर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है जब उनको ये चीज़ का पता चलता है कि बच्चे में ऑटिज़म की शिकायत हो सकती है, क्योंकि हम देखते हैं कि शहर की ज़िंदगी में वैसे ही जो आपका टाइमिंग है, जो आपका शेड्यूल है, वो बहुत एंड टू एंड टाइड है, और उसमें कई बार जो बच्चे में ऐसी शिकायत होगी तो उसके लिए जो है माता पिता को अपने बहुत सारे रिसोर्सेज, जो कि सिर्फ मॉनेटरी रिसोर्सेज नहीं है, अपना टाइम, अपना शेड्यूलिंग, अपना एक्स्ट्रा टाइम देना बच्चे की स्टिमुलेशन थेरेपी के लिए, जो स्टिमुलेशन थेरेपी में कई प्रकार के जो होम बेस्ड एक्टिविटीज़ दी जाती हैं उनके लिए टाइम निकालना, तो ऐसे में माता पिता के ऊपर बहुत ज़्यादा एडिशनल प्रेशर आ जाता है जिसमें वो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। और जहाँ तक वर्चुअल ऑटिज़म की बात है तो हाँ, इसको एक इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है, क्योंकि जो माता पिता हैं उनके पास कोई एडिशनल सपोर्ट सिस्टम नहीं है शहरों में, और उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है इस चीज़ का कि अब इस बच्चे के जो है हमें देखभाल में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो ऐसे माता पिता को हर समय एक स्पेशल सपोर्ट फ्रॉम एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स या सरकार की तरफ से जो कई प्रकार की नीतियाँ होती हैं उस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है, तो हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर डॉक्टर गगन ये भी है कि ठीक है, हमने मान लिया कि ये कोई मानसिक रोग जो है वो नहीं है, ये एक विकार है, एक डिसऑर्डर है, लेकिन क्या ऐसे बच्चे बिल्कुल कंप्लीटली क्या ठीक भी हो सकते हैं? क्या जिस नज़र से हम दुनिया को देखते हैं या जो उनकी एज के जो दूसरे बच्चे होते हैं, जिस तरीके से वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, क्या ऐसे बच्चे भी आगे जाकर अगर उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए, शुरुआती दौर में अगर पता चल जाए कि वो ऑटिस्टिक हैं, तो क्या आगे जाकर उनका ट्रीटमेंट अगर अच्छा हो जाए तो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं? नॉर्मल ज़िंदगी जीने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें रहती है वो है कि बच्चे में जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसको पहले मेंटल रिटार्डेशन भी कहा जाता था, वो है या नहीं है, और लैंग्वेज की डेवलपमेंट जो है, जो मतलब उनकी बातचीत करने की क्षमता है, वो किस लेवल तक जो है वो बढ़ी हुई है, और इसके साथ साथ ऑटिज़म की सिवेरिटी भी रहती है। तो हम इन सारे बच्चों को एक सिंगल कैटेगरी में नहीं देख सकते हैं। हमें बहुत ज़रूरी है कि पहले इनका परीक्षण कराया जाए, डॉक्टर से इनकी जांच करवाई जाए, जो डॉक्टर डिटरमाइन करके ये बताएं कि बहुत सारे टेस्ट लगा के कि बच्चे में ऑटिज़म अगर है तो किस लेवल तक है, और इसकी किस लेवल तक जो है इनको किस प्रकार की जो है थेरेपी की ज़रूरत होगी। तो हर बच्चे के लिए अलग तरह की थेरेपी की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके साथ पॉसिबल है कि जो बहुत सारे बच्चे जिनको ऑटिज़म है वो एक नॉर्मल ज़िंदगी बड़े होकर जी सकते हैं। बिल्कुल। आइए, यहाँ पर ईमेल के जरिए भी हमारे पास कुछ प्रश्न आने शुरू हो चुके हैं, उनको भी कार्यक्रम में शामिल करते हैं। यहाँ पे रेणु खंडेलवाल राजस्थान से हमें लिखती हैं, क्या ऑटिस्टिक बच्चे को म्यूजिक थेरेपी करवाई जा सकती है? डॉक्टर शेफाली क्या बताएंगी? हाँ, ऑटिज़म के जो बच्चे हैं, कई बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते हैं और कई बिल्कुल अच्छी तरह से बोलते हैं, और कई थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, लेकिन राइम्स वगैरह, पोएम्स अच्छी तरह बोल लेंगे और म्यूज़िक, गाना अच्छी तरह गा लेंगे। एक तो वो है
स्पेक्ट्रम समझने के लिए। दूसरा है म्यूज़िक थेरेपी का हाँ रोल है, पर अभी अनुसंधान जारी है। हमारे यहाँ पे भी अनुसंधान चल रहा है जिसमें हम म्यूज़िक थेरेपी बच्चों को ऑटिज़म की दे के समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे थोड़ा सा उसके साथ इंटरैक्ट करके। तो वो अभी थोड़ा जब अनुसंधान अभी होकर आएगा, मे बी 1 साल के अंदर हमारे पास एविडेंस होगा। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि कोई भी चीज़ सुनते हैं, कहीं से भी समझते हैं, चाहे वो फेसबुक मीडिया कहीं से, सडनली अपने आप ट्राई मत करना शुरू करिए। आप उसके बारे में जो एविडेंस है उसके लिए अपने डॉक्टर के पास जाइए, उसके बाद जब एविडेंस होगा तभी करिए। बिकॉज जो ऑटिज़म है वो पूरी लाइफ रहता है, लेकिन जो बीमारी पूरी लाइफ जो है, जिसको हम कह रहे हैं अवस्था है, कंडीशन है, वो रहती है, लेकिन जो उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएंगे एक टाइम में। फिर अल्टीमेटली क्या इवन डायग्नोसिस में हम उसको कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इन रिमिशन। अब हम जैसे कैंसर में समझते हैं, कैंसर के अंदर हमें समझते हैं कि कैंसर में रिमिशन और रिलैप्स समझते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल लेना देना नहीं है ऑटिज्म और कैंसर का, सिर्फ हम एज जनरल पीपल हम समझते हैं रिमिशन और रिलैप्स हम सिर्फ कैंसर में समझते हैं। तो अगर हम ऑटिज्म में अपने बच्चे पे पूरी मेहनत कर रहे हैं जैसे आपको सिखाया गया है, तो फिर उसके जो लक्षण हैं वो सेटल हो जाते हैं और उसके बाद उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नहीं फुलफिल होता, वो रिमिशन में जाते हैं। तो आप होप बनाए रखिए और आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगी। और जो नए म्यूज़िक थेरेपी में हानि कोई बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसका पूरा एविडेंस अभी नहीं है, पर काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो अनुसंधान अभी जारी है, अगर अगले साल तक आता है तो हम उसको बता सकते हैं। पर ये आप समझिए कि हर बच्चे का ऊपर जो उसका पोटेंशियल है उस तक हमें मैक्सिमम लेके जाना है। और जैसे ही डॉक्टर गगन ने बताया था, जो मैंने भी पिछले 3 डेकेड से यही देख रही हूँ, 30 साल से, कि जो बच्चों के अंदर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है उनकी समझ कितनी है। उनकी समझ अगर कम है तो उसमें हम लेस होप करेंगे, उसकी समझ कितनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिवेरिटी कितनी है उस हिसाब से हम मैक्सिमम उसका जितना पोटेंशियल तक लेके जाना है और लेके ही जाएंगे। जी बिल्कुल। और यहाँ पर डॉक्टर गगन, मैं आपसे ये भी ज़रूर समझना चाहूँगी कि ऐसे बच्चे जो हैं, जो वो स्कूल जाना शुरू करते हैं, तब वो अपने अंक जो है वो अच्छे प्राप्त करते हैं, पढ़ाई में भी जो है वो थोड़े बहुत ठीक निकल आते हैं, लेकिन बातचीत नहीं कर पाते। तो ऐसे में क्या हमें जो हेल्प होती है वो मेडिसिन की हेल्प लेनी पड़ती है इसका ट्रीटमेंट करने के लिए, या फिर बड़े बूढ़े ये भी कहते हैं कि बच्चे को बाहर निकालो, उसके थोड़े फ्रेंड्स बनेंगे तो वो बाहर जाएगा तो वो बोलना शुरू कर देगा। तो क्या हमें घरेलू नुस्खों के ऊपर जाना चाहिए, या फिर हमें अर्ली ट्रीटमेंट करके, क्या इसकी मेडिसिन होती हैं या किसी तरीके के इसके गेम्स बच्चों को खिलाए जाते हैं, क्या बताएंगे? देखिए, इसमें कोई मेडिसिन नहीं है जिससे हम उनकी इंटरेक्शन को जो है इंटरैक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। मेडिसिन का रोल सिर्फ उतना रहेगा कि अगर साथ में कोई चंचलता की शिकायत है या कुछ एंजाइटी डिप्रेशन की शिकायत है तो उसको अगर हम ट्रीट करेंगे। जो मेन फोकस रहता है कि इंटरेक्शन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसके लिए साइकोलॉजिकल बेस्ड थेरेपीज़ होती हैं जिसको कि इंस्टीट्यूट किया जाता है, जिसमें कई प्रकार की टेक्निक्स जो हैं वो बच्चों को सिखाई जाती हैं। तो सिंपली ये समझ लेना कि बच्चों को बस बाहर भेज दीजिए और वो बस खेल के या बाकी बच्चों के साथ बातचीत करके, क्योंकि ये तो अगर आप ऐसे भी बच्चे को क्लास में भेज रहे हैं ये सब तो हो ही रहा है, लेकिन इस चीज़ का हम इम्प्रूवमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उसकी इंटरेक्शन में डेफिनेटली थोड़ा बहुत फ़र्क तो आएगा, बट इसके लिए स्पेशलाइज्ड थेरेपी की ज़रूरत होती है जो कि एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल ही प्रोवाइड कर सकता है। और उस थेरेपी को जितनी जल्दी इंस्टीट्यूट कराया जाए, बच्चे का आउटकम उतना अच्छा रहता है। जी बिल्कुल। यहाँ पर आइए, एक और ईमेल के ज़रिए प्रश्न आया है, उसे भी शामिल करते हैं। अखिलेश झा जी ने हमें दरभंगा से लिखा है। वो कहते हैं कि मेरी बच्ची 11 वर्ष की है, काफ़ी देर बाद हम ये समझ पाए कि उसे ऑटिज्म है, क्या अब वो ठीक हो सकती है? डॉक्टर शिफाली, कोई होप? हाँ, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है ना उसी को हमें हल करना है। ऑटिज्म मैंने बोला वो रहते हैं, लेकिन जो भी प्रॉब्लम आती है उसका हल है। अगर वो इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए जो बिहेवियर थेरेपीज़ हैं वो आपको बताएंगे, कुछ सेशंस आप लेंगे, कुछ आप घर में इनकॉर्पोरेट करेंगे। जो भी आपको सिखाया जाता है घर में इनकॉर्पोरेट करेंगे तभी चलता है, सिर्फ थेरेपीज़ लेने से नहीं होता। अगर उसके अंदर एग्रेशन है तो हो सकता है उसके लिए कुछ दवाई देने की ज़रूरत पड़े। अगर उसमें कुछ और भी मिर्गी की प्रॉब्लम है या नींद आने की प्रॉब्लम है जब सुला रहे हैं, उसमें दवाई देने की ज़रूरत पड़ सकती है, या बहुत चंचलता में जैसे आपको डॉक्टर गगन ने बताया। लेकिन अभी उसमें जो बाकी जो चीज़ें क्या इश्यूज़ हैं उसके ऊपर देख के उसका बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान बनेगा, जिसको आप घर में भी इनकॉर्पोरेट करेंगे और उससे चीज़ों में डेफिनेट उन्नति आएगी। जितना जल्दी करें उतना बेटर रहता है, लेकिन जब भी है इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आएगा। जी। और एक और चीज़ रहना कि
अभी 12 साल के हैं, 11 साल के, हाँ, तो वो एडोलेसेंट हैं। तो जैसे बाकी बच्चे भी होते हैं उसमें भी वो एडोलेसेंट जो टीनेजर से हो रहे होते हैं, तो उनके अंदर भी शारीरिक विकास हो रहा है, तो इन बच्चों में भी हो रहा है और इन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तो इनको भी समझाना पड़ेगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी ऑटिज्म के बच्चे हैं उनको अगर आप मुंह से बोलेंगे, बलिस्मत आप दिखाएंगे, विजुअल क्यूज देंगे, दिखा के चीज़ें कराएंगे, फोटो बना के दिखाएंगे, तो वो ज़्यादा समझेंगे। तो इनको ये भी समझाना पड़ेगा, जो भी टीनेजर हैं, लड़कों में भी और लड़कियों में भी, हर चीज़ को हमें समझाना पड़ेगा। एक ध्यान रखिए, हमें ये अपनी तरफ से भिन्न रख रहे हैं अपने सोशल दायरे में, पर उनको हम भिन्न लग रहे हैं, पर हमारे को उनकी समझ के हिसाब से उनको आगे लेकर आना है। ये हमें को ये ध्यान रखना है। वो हमारे हिसाब से, हमारे नज़रिए से नहीं बदलेंगे, उनका जो नज़रिया है उसी को देखते हुए उनको पढ़ाना है और आगे बढ़ना है। बिल्कुल। तो ऐसे बच्चों के साथ किस तरीके से डील किया जाता है, ये आगे हमें ज़रूर आपसे समझना पड़ेगा, लेकिन कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ के साथ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, जहां आज हम ऑटिज्म डिसऑर्डर पर जो है वो जानकारियां हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर शेफाली और डॉक्टर गगन दोनों ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप बेहिचक हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर्स, और हमारा जो ईमेल आईडी है वो लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। डॉक्टर गगन, अगर हम यहाँ पर बात करें खान पान के बारे में, तो कई बार जो है वो ये भी कहा जाता है कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनको शुगर या शुगरी खाना जो है वो उन्हें कम दिया जाए, उनका वजन भी जो है वो कम रखा जाए, ये कहाँ तक ठीक है? क्या ये एक मिथ है या ये बात सही है? ये मिथ है, मतलब खान पान का इसमें ट्रीटमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। जो बच्चे जो हैं, बच्चे की ग्रोथ जैसे बाकी बच्चों में नॉर्मल खान पान के साथ जैसे होती है, वैसे ही इन बच्चों में भी होगी। तो शुगर लो रखना या बच्चे को किसी प्रकार के खाने से वंचित रखना, ये मतलब इस चीज़ में कोई भी साइंटिफिक रैशनल नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर शेफाली, एक बहुत अहम सवाल ये भी उठता है कि अगर एक बच्चा ऑटिस्टिक है और अगर आप दूसरी बार अपनी प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, तो कई बार पेरेंट्स को जो है वो ज़्यादातर ये डर लगा ही रहता है कि कहीं हमारा दूसरा बच्चा भी ऑटिस्टिक ना हो जाए, तो वो कई बार जो है वो प्रेगनेंसी प्लान नहीं भी करते हैं। लेकिन इन एनी केस अगर एक लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो किस तरीके के प्रिकॉशंस होने चाहिए, और क्या दूसरा बच्चा भी ऑटिस्टिक हो सकता है? उसको जवाब देने से पहले वो पिछला क्वेश्चन में थोड़ा ऐड करना चाहूँगी। जो डॉक्टर गगन ने बोला बिल्कुल सही है कि आपको कोई एक चीज़ को, जैसे नॉर्मल बच्चों को खाना पिलाना खिलाना है वैसे ही खिलाना है, लेकिन कुछ डाइटरी थेरेपीज़ हैं जिसका अनुसंधान चल रहा है। ग्लूटेन फ्री, केसिन फ्री डाइट है, उसका हम भी अनुसंधान कर रहे हैं। उसका ट्रायल ख़त्म होने में 1 या 2 महीना बचा है, उसके बाद हम बता पाएंगे कि उसका फ़ायदा होगा। पर ऐसे ही जैसे डॉक्टर गगन ने बताया, अपने आप कोई चीज़ अपने आप दवा डाइट में नहीं बंद कर देंगे, उससे बिल्कुल सही नहीं है। उससे उल्टा बच्चे के जो शारीरिक पोषण में प्रॉब्लम आएगी। तो अभी जो जिसका मैंने बोला, जो चीज़ पर अनुसंधान हो गया है उसी को आप लेके बढ़िए। अपनी मर्जी से ये एक आध चीज़ नहीं करिए, नहीं तो पोषण में प्रॉब्लम होगी। वो एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक ये हमेशा आता है, हर पेरेंट्स में डर लगा रहता है अगर एक बच्चे में ऑटिज्म है। देखो, ऑटिज्म में कुछ अनुवांशिक कारण है, कुछ इन्वायरमेंटल के हैं, और जैसे मैंने बताया, और कुछ इन्वायरमेंट जो अपना हमारे को जो जीन्स मिली हैं उसके एक्सप्रेशन को इफेक्ट करते हैं। तो अभी एक घर में अगर एक चीज़ हमने बात नहीं की थी कि लड़कों में 4.5 गुना ज़्यादा ऑटिज्म पाया जाता है देन लड़कियों में। ठीक है, ये है, ये काफ़ी सालों से देखा जा रहा है। और दूसरा ये है कि अगर घर में एक लड़के को ऑटिज्म है तो अगली प्रेगनेंसी में रिकरेंस रिस्क 4% होता है। लेकिन अगर लड़की को ऑटिज्म है, जिसके अंदर जो कम देखा जा रहा था, राइट, लेकिन उसमें रिकरेंस रिस्क बढ़ जाता है 7%।
अगर 2 बच्चों को घर में ऑटिज्म है तो जो रिकरेंस रिस्क है 25 से 35% होता है। प्लस एक इंटरेस्टिंग बात और है, इन फैमिलीज़ में 15 से 17.5% फैमिलीज़ में कुछ फैमिली हिस्ट्री होती है, ऑटिज्म की नहीं होती लेकिन कुछ अजीब व्यवहार की फैमिली में, कोई हम भी देखते हैं ना, वर्क करते हैं अपनी जगह कहीं पे भी वर्क प्लेस में कुछ हट के बिहेवियर होता है, वो सारी बिहेवियर की प्रॉब्लम भी देखी जाती है। तो अभी अगर इसलिए ये हमें समझना है कि ये नहीं है कि एक बार है तो हमेशा ही होगा, तो हर बच्चे का इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर गगन, पेरेंट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें, फैमिली का, ग्रैंड पेरेंट्स का, दादा दादी, नाना नानी, किस तरीके से ऐसे बच्चों के साथ जो है वो डील किया जाए? देखिए, बच्चों के साथ डील करने में जहाँ तक सवाल है तो इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हर बच्चे को मतलब प्यार से ही बड़ा किया जाता है। तो पर इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखना होता है कि इन बच्चों को बहुत सारा समय और आपकी अटेंशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं मतलब इस चीज़ में सक्षम नहीं होते कि ये दूसरों के साथ अपने आप रिलेशनशिप बना सकें। जहाँ कि आप एक दूसरे बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे ही वो 3 या 4 साल का होगा, बाहर जाएगा, पार्क में बाकी बच्चों के साथ मिलेगा, खेलेगा, और तो उनकी जो फीलिंग्स हैं वो समझेगा, अपनी बात उन तक बता पाएगा। पर इन बच्चों में ये सक्षमता नहीं होती है, ये बाकी बच्चों के साथ उस तरह से घुल मिल नहीं सकते हैं, या फिर उनको अपनी चीज़ समझा नहीं सकते हैं, या फिर उनकी बात समझ नहीं सकते हैं। यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इसमें घर वाले जो होते हैं, माता पिता, दादा दादी, इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर तो न्यूक्लियर फैमिली है तो माता पिता पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ पे और परिवार वालों का सपोर्ट फैमिली को अवेलेबल होता है तो वहाँ पे बच्चों का जो आउटकम होता है वो रिलेटिवली बेहतर रहता है, कि बच्चे जो हैं वो, क्योंकि टेक केयर करने के लिए ज़्यादा लोग रहते हैं, उनको संभालने के लिए ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जितने केयर गिवर हों, जितनी अटेंशन उसको मिले, और सिर्फ केयर गिवर नहीं, जो केयर गिवर ऐसे हों जो इस बीमारी के बारे में समझते हों कि ये बीमारी किस तरह की बीमारी है, इससे बच्चे को क्या परेशानी हो रही है, और हमें किस तरह से जो थेरेपीज़ हैं उसको, जो हमें थेरेपी दी जा रही है उसको कैसे बच्चे की लाइफ में और अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करना है, ताकि जो बेस्ट आउटकम है वो पॉसिबल हो सके। और इसके साथ साथ माता पिता, घर वालों को इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है कि बच्चे का ध्यान रखते रखते कई बार वो खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो अगर ऐसे स्ट्रेस के लक्षण माता पिता में देखने को मिलते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन, उदासी, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाना, बच्चे पे हाथ उठा देना, या फिर और किसी तरह के ख्याल, नींद ना आना, भूख ना लगना, तो माता पिता को अपनी हेल्थ भी प्रायोरिटाइज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर माता पिता स्वस्थ रहेंगे तो तभी वो बच्चे का ठीक तरह से देखभाल कर पाएंगे। तो उनको अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है ऐसी कंडीशन में, ताकि वो बच्चे के लिए अपना बेस्ट दे पाएँ। जी, हमारे अगले कॉलर सुनील कुमार जी भोपाल मध्य प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी सुनील जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। नमस्ते मैम, मेरा सवाल ये था कि मेरे रिलेशन में बच्चा है, 12-14 साल की करीबन एज है, वो उसको थोड़ा मानसिक रूप से पीड़ित है, और वो क्या गरीबी रेखा के दायरे में आते हैं, उसको इलाज कराने में असमर्थ हैं। तो उसके लिए कोई शासकीय ऐसी कोई संस्था या कुछ व्यवस्था हो सकती है क्या, उसके लिए कोई सरकार द्वारा अनुदान? डॉक्टर गगन क्या बताएंगे? देखिए, अगर बच्चा मानसिक रूप से, बच्चा क्या, अगर कोई भी इंसान मानसिक रूप से पीड़ित है तो आप इस बच्चे के लिए जो है एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का प्रोविज़न सरकार द्वारा दिया गया है, जिसमें आप इस बच्चे का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, और उस के साथ आपको मतलब एक हॉस्पिटल एलोकेट कर दिया जाएगा जहां बच्चे का जांच किया जाएगा, और उसके बाद जिस तरह की उसकी मानसिक स्थिति होगी उस हिसाब से आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और ऐसे बच्चे जब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जब उनको मिल जाता है, अगर वो एक थ्रेशोल्ड डिसेबिलिटी को क्रॉस करते हैं तो सरकार की तरफ से प्रोविज़न है उनको मतलब हर मंथली कुछ असिस्टेंस, मॉनिटरी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, और इसके साथ साथ और भी कई तरह की सुविधाएं जो हैं वो सरकार की तरफ से उपलब्ध हैं। तो ऐसे बच्चे के लिए आपको पहले उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन कराना चाहिए, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन के साथ जो है आप अपने जो ज़िला है उसमें आप पता कर सकते हैं कि उस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन के साथ क्या क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं, और उसके साथ जो है वो बच्चे की देखभाल की जा सकती है। बिल्कुल, हमारे पास ईमेल के जरिए यहाँ पे एक और प्रश्न आया है, साधना सिंह जी ने भिवानी से हमें
लिखा है कि हमारी बेटी जन्म लेने के बाद रोई नहीं थी, अभी वे 10 साल की है और बहुत कम बोलती है। इसके अलावा वे सारा व्यवहार सामान्य बच्चों की तरह करती है। इलाज कराने से बच्चे में काफ़ी सुधार तो आया है, लेकिन क्या वो ठीक से कभी बोल पाएगी? डॉक्टर शेफाली क्या बताएंगे? अभी जो आप बता रहे हैं कि देर से रोई थी जन्म के टाइम में, रोई नहीं थी, देर से रोई होगी, मतलब रोई नहीं तो मतलब देर से रोई होगी, तो फिर वो इमीडिएटली रोई नहीं है, तो उसके बाद देर से रोने के कारण जो है उसके वजह से ब्रेन में डैमेज होता है उस समय, उसे बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है उसको सेरेब्रल पॉल्सी बोलते हैं। तो उसके अंदर आपको बाकी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट है, तो इसमें भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट आएगी, तो इसके लिए भी आपको थेरेपीज लेनी पड़ेगी। पर बच्चे को पूरा एक इवैल्यूएट कराना पड़ेगा पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से, ताकि बच्चे की जो फिजिकली क्या चैलेंजेस हैं, क्या उसके साथ विजन हियरिंग का और मानसिक समझ कैसी है और सोशल इंटरेक्शन वगैरह कैसा है, उस हिसाब से उसका बताया जाएगा कि आगे कैसे हैंडल करना है। जी बिल्कुल, इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आएगा। डॉक्टर गगन, जब हम बात करते हैं थेरेपी की, तो ये थेरेपी कितने समय तक चलती है? क्या इसे ताउम्र करवाना पड़ता है? देखिए, थेरेपी की जो ड्यूरेशन होती है वो डिपेंड करती है कि बच्चे की सिवेरिटी कितनी है और मतलब बच्चे में लक्षण किस तरह के आ रहे हैं। ज़रूरी चीज़ इसको पहले से प्रिडिक्ट कर पाना कि कितनी देर के लिए थेरेपी चलेगी, ये तो कई केसेस में पॉसिबल नहीं होता। पर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल है कि जितनी जल्दी इस थेरेपी को इंस्टीट्यूट किया जाए, जल्दी से जल्दी पहचान करके, उतने हम बेहतर रिज़ल्ट जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की जो लाइफ में जो चैलेंजेस रहेंगे वो समय समय पे बदलते रहेंगे और हर समय पे इसको फेस करने में डिफ़िकल्टी आएगी। तो थेरेपी जितनी देर तक चल सके, क्योंकि जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो हर समय पे बदल रहे हैं। हर 3 या 4 साल में वो जो चैलेंजेस पहले फेस कर रहा था बच्चा, वैसे चैलेंजेस नहीं हैं। तो थेरेपी को जितनी देर तक मतलब चलाया जा सके, उतना बच्चे का जो आउटकम है वो बेहतर रहेगा। जी डॉक्टर शेफाली, कुछ केसेस ऐसे भी जो है वो देखे जाते हैं कि कई बार एक लेडी जो है वो ट्विन्स बच्चों को जन्म देती है और उसमें से एक बच्चा जो है वो बिल्कुल ठीक निकल जाता है और एक बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक हो जाता है। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? इनमें भी आनुवांशिक कारण होते हैं। वो ट्विन्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो वो होते हैं अगर जैसे कि किसी ने IVF वगैरह कराया हो, कोई दवाई लिया हो, तो फिर वो डिफरेंट एग्स से लेके बनते हैं, तो वो बहन भाई की तरह ही होते हैं। और कई बार वो ट्विन होते हैं जो कि ऑब्वियसली जो सिमिलर आइडेंटिकल वाले होते हैं। तो जो आइडेंटिकल वाले ट्विन्स होते हैं उसमें जो है एक ट्विन में है तो दूसरे में होने के ज़्यादा चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो बाकी ट्विन्स हैं जिनमें बहन भाई हैं या दूसरे या आइडेंटिकल नहीं है, उसमें जैसे नॉर्मल बहन भाई में होता है वैसे ही होगा। तो इसीलिए अगर आइडेंटिकल ट्विन्स हैं तब हमें ज़्यादा रिस्क है, और अगर आइडेंटिकल नहीं है बाकी नॉर्मल बहन भाई की तरह ही उसमें रिस्क रहेगा, जो हमने पहले बात की थी 4 और 7% वाली। जी, कई बार ऐसा भी होता है कि जब बच्चा छोटा होता है और वो धीरे धीरे खिसकना शुरू करता है और कई बार वो गिरता भी है, कभी सर के बल गिर जाता है, तो ऐसे में भी और उसके बाद जैसे पता चलता है कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है या वो ऑटिस्टिक है, तो ऐसे में भी कई बार माँ बाप के अंदर भी ये चीज़ उनके जहन में भी आती है कि उस दिन हमारा बच्चा यहाँ से गिर गया था, उसके सिर पे चोट आई थी, इस वजह से ये हो गया होगा। तो क्या ये भी एक मिथ है? हाँ, ये भी एक मिथ है। आप ये समझिए कि उसकी वजह से नहीं हुआ है। आप कितनी कॉम्प्लिकेटेड कारण है जो हम बता रहे हैं, अभी भी एक पहेली है ऑटिज्म क्यों है, जिसके बारे में हम बात किए हैं। तो ये सिर्फ गिरने से नहीं है, और दूसरा एक गिल्ट और रहता है पेरेंट्स में कि क्योंकि आजकल जैसे डॉक्टर गगन ने भी बताया न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, मतलब हम लोग जनरली हस्बैंड वाइफ और बच्चे ही रहते हैं जनरली, तो उसमें लगता है कि 2 काम कर रहे हैं, हमने अटेंशन नहीं दी बच्चे को, तो वो वाला भी गिल्ट हमारे को साथ में नहीं रखना है। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से सिर्फ हुआ है, जो उसको प्रॉब्लम थी, आनुवांशिक रूप से प्रीडिस्पोज था, उसके बाकी कारण थे, तो उसके साथ हुआ है, तो आपकी गलती से नहीं है, और वो गिरने से तो कतई ही नहीं है। जी बिल्कुल। और डॉक्टर गगन, यहाँ पर आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या ऐसे बच्चों को हम सोसाइटी में किस तरीके से एक्सेप्ट करवाएं, क्योंकि कई बार ऐसे बच्चों को जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ऐसे बच्चों को घुलने मिलने नहीं देते हैं, तो आप सोसाइटी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सोसाइटी में
ये सिर्फ ऑटिज़म की बात नहीं है, जहाँ तक कई मानसिक जो विकार हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा स्टिग्मा रहता है। तो ये जो इसको अगेंस्ट, जो ऑटिज़म के अगेंस्ट स्टिग्मा है, ये भी उन स्टिग्मा से कुछ डिफरेंट नहीं है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहती है वो रहती है कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता हो कि ऑटिज़म क्या है, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में लोग जानते नहीं हैं उससे अक्सर लोग डरते हैं। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके बारे में जो है लोगों को जो है जागरूक कराएंगे कि ये किस तरह की बीमारी है, इसमें किस तरह की जो लक्षण हैं वो होते हैं, बच्चे को किस तरह की परेशानी हो रही है। अगर उनके बच्चे उनके साथ खेल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उन बच्चों को बस वो कुछ बात उनकी समझ नहीं पा रहे हैं और उनसे रिलेशन बनाने में कुछ उनको डिफ़िकल्टी आ रही है, क्योंकि ना वो उनकी बात समझ पा रहे हैं ना अपने विचार उनके सामने रख पा रहे हैं। तो ये एक कंडीशन है जिसमें जितना समाज जागरूक होगा, उसके साथ साथ हमें इन बच्चों के राइट्स के भी प्रोटेक्शन करना है, ताकि जो डिफरेंट लेवल पे जैसे सिस्टम्स हैं, जैसे स्कूल है, कॉलेज हैं, ये ऑलरेडी लेजिस्लेट हो चुका है, बट इसकी एप्लीकेशन में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही है। पर ऐसा होना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं इनकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेंस हो, स्कूल्स में एक्सेप्टेंस हो, बाकी जगह पे एक्सेप्टेंस हो, और मतलब समाज में ये अपनी जगह बना पाए। बिल्कुल। और इसी के साथ जो है वो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए और उस विषय से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों ने साझा की, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि आज के कार्यक्रम में तमाम दी गई जानकारियों से आपके नयनचक्षु भी जो है वो ज़रूर खुले होंगे। अब आपको हम बता दें कि पिछले सप्ताह कानपुर से अरुणा कुमारी जी ने हमें लिखा है कि सुबह उठते ही उन्हें छींकें आने लगती हैं और हर मौसम में जुकाम बना रहता है। महाराष्ट्र के कोपर गांव से राजवरी जागीरदार ने पूछा है कि उनकी मां एक लंबे समय से माइग्रेन की मरीज हैं, क्या इसे जड़ से ख़त्म किया जा सकता है? तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके सवालों से संबंधित जो है वो अपने कार्यक्रम के अगले विषय ज़रूर रखें। लेकिन अगर आप हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं या आप चाहते हैं हम किसी और विषय पर जो है वो चर्चा करें, तो आप हमारे ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisanlive@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार। बरसात के मौसम में पशुपालकों को बरतनी होंगी कई सावधानियां। पशुशाला से प्रजनन तक, आहार से लेकर स्वास्थ्य प्रबंधन तक रखनी होगी पूरी निगरानी। थोड़ी सी चूक और होगा पशुधन का नुकसान। जानने के लिए देखिए बरसात में पशु की देखभाल, आहार, आवास और स्वास्थ्य प्रबंधन। इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कश्मीर की खूबसूरत वादियों से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ पुंछ से। बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की और पशुपालन को लेकर। सरकार की कौन कौन सी योजनाओं का फायदा आपके घर तक पहुँच रहा है? हर चीज का पहुँच रहा है। आमदनी बढ़ी? यस मैम, बहुत बड़ी। अभी सब्जी का काम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे बीज हाइब्रिड मिल रहे हैं। जब से हमें सब्जी के बारे में पता चला तब से हम भी मतलब कि अपने पति के साथ जाने लगे खेत में, उससे हमें बहुत फायदा मिला। जम्मू कश्मीर से देखिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 8 जुलाई सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आप सभी को एफपीओ मेला 2024 में आमंत्रित करता हूं, जो दिल्ली हाट INI नई दिल्ली में 6 से 8 जुलाई 2024 तक आयोजित हो रहा है। यहां पाएं शुद्ध, प्रामाणिक और प्राकृतिक खाद्य उत्पाद, हस्तनिर्मित सौंदर्य उत्पाद, बाजरे से बने स्नैक्स, स्वास्थ्य और वेलनेस उत्पाद। सभी उत्पाद सीधे एफपीओ किसानों से एक ही छत के नीचे। तो आइए इस मेले का हिस्सा बने और अपने किसानों का समर्थन करें। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बेलन नहीं, हाथ में होगा रिमोट कंट्रोल। अब खेतों में महिला किसान उड़ाएंगी ड्रोन, क्योंकि
मिल रहा ड्रोन दीदी योजना का साथ। पहले से ज्यादा सशक्त हो रही महिला किसान। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश नमो ड्रोन दीदी योजना, शनिवार रात 8 बजे दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान,